प्यारे बच्चों, ऑलरेडी रोलिंग ऑफ बॉडीज स्टार्ट हुआ है रोटेशनल मोशन में, जिसमें कि रोलिंग कंप्लीट बतलाने के बाद से हमने स्टार्ट किया था इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी की रोलिंग। पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीट स्टडी कराया था रोलिंग ऑफ बॉडीज ऑन द इंक्लाइन प्लेन, जिसमें बॉडी रोल करते हुए नीचे आया था। पिछले लेक्चर में सब कंप्लीट करा दिया था हमने। तो u बराबर 0 से बॉडी को यहाँ रिलीज कर दिया, तो बॉडी रोल करते हुए नीचे आ रहा है। तो बॉटम पे वेलोसिटी किसकी सबसे ज्यादा बनेगी, तो यहाँ पे देख लो, ये रिंग हो गया, रिंग और हॉलो सिलेंडर की वेलोसिटी ये इक्वल होगा, डिस्क और सॉलिड सिलेंडर की वेलोसिटी इक्वल होगा, हॉलो स्फीयर का ये होगा और सॉलिड स्फीयर का ये होगा। इसमें देख लो सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसका है, सॉलिड स्फीयर का है, यानी सबसे ज्यादा वेलोसिटी सॉलिड स्फीयर का बन रहा है। तो ये भी देखो क्वेश्चन एनसीईआरटी में देखना, फर्स्ट पेज पर क्वेश्चन दिया है, 2-3 बॉडी को एक साथ रोल करा देता है इंक्लाइन प्लेन पर, फिर पूछता है कि बताओ कौन सी बॉडी के वेलोसिटी बॉटम पे वेलोसिटी ज्यादा बनेगा और किसकी कम बनेगा। तो सबसे ज्यादा देखो वेलोसिटी इसका बन रहा है। मतलब अगर ये सब एक साथ अगर आ रहे हों, एक साथ सबको रोल करा दो, तो बॉटम पे सबसे पहले क्या पहुंचेगा, सॉलिड स्फीयर, और सबसे बाद में पहुंचेगा रिंग, क्योंकि देखो रिंग की वेलोसिटी सबसे कम है, यहाँ 1 है और यहाँ देखो 4/3 है, यहाँ 6/5 है, 10/7 है। तो 10/7 का वैल्यू फाइंड करोगे तो सबसे ज्यादा आएगा, और यहाँ पे 1 है, ये सबसे कम है। तो सबसे पहले नीचे स्फीयर आएगा, सॉलिड स्फीयर, और सबसे बाद में रिंग आएगा। अब हम इसको मिटाते हैं और इसमें अब बताने चलना है कि बॉडी अगर रोल करते हुए नीचे आता है तो इसका क्या रोलिंग एक्सेलरेशन बनता है। रोलिंग एक्सेलरेशन ए का वैल्यू कितना होगा ये हम लोग देखेंगे। डायग्राम यही रहने दे रहे हैं, हेडिंग यही रहेगा, लेकिन अब इसकी रोलिंग एक्सेलरेशन फाइंड करनी है हम लोगों को। To determine acceleration of rolling bodies on the inclined plane, इंक्लाइंड प्लेन पर इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी का एक्सेलरेशन। पहले तो इसमें इसका एक्सेलरेशन देखना है, रोलिंग एक्सेलरेशन देखना है, ध्यान दो, स्लाइडिंग एक्सेलरेशन नहीं। बॉडी इस पे स्लाइड नहीं कर रहा है, बॉडी क्या कर रहा है, रोल करते हुए नीचे आ रहा है। तो फॉर्मूला याद करने का पहले मेथड बता रहे हैं, तब फॉर्मूला बताएंगे कैसे डेवलप हुआ। जब हम लोग स्मूथ इंक्लाइन प्लेन मैकेनिक्स के सेकंड टॉपिक में पढ़ते थे, मोशन इन 1 डायमेंशन, तो याद करो इंक्लाइन प्लेन अलग से हेडिंग हम लोग पढ़ते थे। वो कौन सा इंक्लाइन प्लेन होता था, स्मूथ। वहां पर बॉडी रोल नहीं करता था, वहां किसी भी ब्लॉक को इसे स्लाइड करा दिया जाता था। तो याद करो जब इंक्लाइन प्लेन पर बॉडी स्लाइड करता था तो क्या एक्सेलरेशन उसका डेवलप होता था, वो एक्सेलरेशन जी नहीं, जी का कंपोनेंट जी साइन थीटा होता था कि नहीं होता था। तो स्लाइडिंग एक्सेलरेशन जी साइन थीटा होता है। देखो स्लाइडिंग एक्सेलरेशन होता है जी साइन थीटा, लेकिन यहां पर बॉडी स्लाइड कर रहा है कि रोलिंग कर रहा है। तो जब इसका हम लोग रोलिंग एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो जी साइन थीटा रहेगा, बस बीटा से डिवाइड हो जाएगा। कहोगे गजब, ये तो बड़ा आसान फॉर्मूला हो गया, तुरंत याद हो गया। बॉडी रोल करेगा तो बीटा का चक्कर कहीं ना कहीं रहेगा, रोलिंग फैक्टर कहीं ना कहीं फॉर्मूले में इंक्लूड होगा। तो देख लो स्लाइडिंग एक्सेलरेशन होता है बेटा जी साइन थीटा, और रोलिंग एक्सेलरेशन जी साइन थीटा अपान
बीटा होता है। अब बीटा का वैल्यू 1 प्लस के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर होता है। जिसका बीटा का वैल्यू ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा, जिसका बीटा का वैल्यू कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। तो फॉर्मूला याद हो गया, रोलिंग एक्सेलरेशन जी साइन थीटा अपान रोलिंग फैक्टर बीटा। यानी इस पे तो तुम देखो तो कम से कम जितने प्रकार के बॉडीज हैं जो बॉडी रोल कर सकते हैं वो तो उतने प्रकार के क्वेश्चन यहाँ डेवलप हो जाएगा। किसी भी बॉडी को यहाँ रोल करा देगा, डिस्क को, रिंग को, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, और कहेगा बताओ एक्सेलरेशन कितना है, और नहीं आइडिया है तो तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे, कहोगे जी साइन थीटा फट से बोल दोगे। बट रोलिंग में जी साइन थीटा अपान बीटा होगा, और बीटा का वैल्यू फाइंड करना सब लोग जानते हो। बीटा फाइंड करने का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, 1 प्लस फेस ऑफ दैट बॉडी, 1 प्लस मुखौटा ऑफ दैट बॉडी। तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो यहां से यहां तक आने में मान लो ये एल लेंथ इसको चलना पड़ रहा है, यहां से यहां तक आने में, तो काइनेमेटिक इक्वेशन लगा दो, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग पिछले टर्म पे पढ़ चुके हैं, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग रख देंगे। तो काइनेमेटिक इक्वेशन जब अप्लाई करेंगे हम लोग तो आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, और यहां से यहां तक आने में इसको कितना लेंथ चलना पड़ रहा है, l चलना पड़ रहा है। ऐसा नहीं रखेंगे, l पुट करेंगे क्योंकि इसको यहां से यहां तक चलना है। तो यहां देखो तो लिख दिया l, और a यहां पर क्या है, रोलिंग एक्सेलरेशन है, बॉडी चूंकि रोल कर रहा है। तो ये हो गया देखो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, और रेस्ट से इसको नीचे हम लोगों ने छोड़ा, रेस्ट से चलना प्रारंभ किया, यहां तक आते तो इसकी वेलोसिटी बढ़ चुकी होगी। तो देखो यू स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 0 2a l। ठीक, अब ये v क्या है, यहां की वेलोसिटी है, बॉटम पे वेलोसिटी है, और बॉटम पे वेलोसिटी कल हम लोग पढ़े थे रूट ओवर 2gh अपान बीटा, याद करो। तो ये v का वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर 2gh अपान बीटा स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू 2। यही a हम लोग को फाइंड करना है, a इज रोलिंग एक्सेलरेशन। देखो जब वेलोसिटी हम लोग रोलिंग वाला रखेंगे तो एक्सेलरेशन भी रोलिंग वाला ही आएगा। अब l का वैल्यू तुम h के टर्म में रख दो, तो l का वैल्यू यहां से तुम निकाल लो। देखो साइन थीटा इज इक्वल टू h अपान l, तो l इज इक्वल टू कितना आ गया, देखो h अपान साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री से आया कि नहीं आया, तो l का स्थान पर लिख दिया h अपान साइन थीटा विद हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो l के स्थान पर h अपान साइन थीटा, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो रूट हट गया तो ये हो गया 2gh अपान बीटा, 2gh अपान बीटा इक्वल टू 2a इंटू h अपान साइन थीटा। तो h से h कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और a इज इक्वल टू तुम खुद देखो क्या आया, g साइन थीटा, और ये हो गया स्लाइडिंग एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ रोलिंग है तो देखो बीटा से क्या हो गया डिवाइड, a इज इक्वल टू जी साइन थीटा नहीं आ रहा है, a इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपान बीटा आ रहा है, ये रोलिंग एक्सेलरेशन आया, और इतना जी साइन थीटा केवल होता है स्लाइडिंग एक्सेलरेशन, बीटा से डिवाइड हो गया, यानी a इज इक्वल टू आ गया जी साइन थीटा, और बीटा का वैल्यू 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। क्लियर हुआ सबको? तो कितना आसान है, क्योंकि स्लाइडिंग एक्सेलरेशन सब लोग जानते हो, जी साइन थीटा इंक्लाइन प्लेन पर, बट यहां बॉडी रोल करेगा, इसलिए ये जी साइन थीटा अपान बीटा यहां पर हो जा रहा है। तो याद करने का मेथड भी हमने बता दिया, मतलब बिना डिराइव किए डायरेक्ट तुम्हें इसको क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। कैसे कहोगे, अरे स्लाइडिंग एक्सेलरेशन होता है जी साइन थीटा, रोलिंग एक्सेलरेशन होगा जी साइन थीटा अपान बीटा, बीटा इज नोन एज रोलिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं। अब अलग अलग बॉडीज का रोलिंग एक्सेलरेशन देखते हैं।
जैसे एग्जांपल फर्स्ट, यहां से लिखते हैं फर्स्ट रोलिंग एक्सेलेरेशन ऑफ रिंग, जो रोलिंग एक्सेलेरेशन रिंग का होगा वही रोलिंग एक्सेलेरेशन सोचो कौन सा सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर का होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होती है, दोनों जुड़े हुए भाई हैं, दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगी। तो देखो रोलिंग एक्सेलेरेशन ऑफ रिंग इज इक्वल टू रोलिंग एक्सेलेरेशन ऑफ हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर के रोलिंग एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू रिंग का रोलिंग एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपान बीटा, और रिंग का बीटा होता है 1 + 1 2। पेज पलट के देखो, सब बताए हैं। तो ये आ गया, देख लो, हाफ जी साइन थीटा। हॉलो सिलेंडर और रिंग दोनों का रोलिंग एक्सेलेरेशन सेम होगा। सेकेंड, रोलिंग एक्सेलेरेशन ऑफ डिस्क, डिस्क का रोलिंग एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू सॉलिड सिलेंडर का रोलिंग एक्सेलेरेशन। जो रोलिंग एक्सेलेरेशन डिस्क का होगा वही रोलिंग एक्सेलेरेशन सॉलिड सिलेंडर का होगा, क्योंकि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर का, कितना, हाफ mr²। तो बीटा का वैल्यू होगा हाफ + 1 3/2। तो ये हो गया बेटा जी साइन थीटा अपान बीटा, और बीटा का वैल्यू होता है 3/2। 2 चला गया न्यूमरेटर में, ये हो गया, देख लो, 2/3 जी साइन थीटा। अब थीटा जितना दिया है बस यहीं पर रख दो तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये अलग अलग रटना नहीं चाहिए, मेन कॉन्सेप्ट याद रखो और उसी में बस बीटा का वैल्यू रख दो। जो बॉडी रोल कर रहा है तुरंत एक्सेलरेशन उसका आ जाता है। मतलब बताओ, अब जितने प्रकार के बॉडी रोलिंग बॉडीज हो सकते हैं उतने क्वेश्चन यहाँ पे डेवलप हो सकता है कि नहीं। थर्ड, रोलिंग एक्सेलरेशन ऑफ हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर का रोलिंग एक्सेलरेशन जी साइन थीटा अपान बीटा। तो हॉलो स्फीयर का बीटा सोचो कितना होता है, ये होता है 1 प्लस हॉलो स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3। तो ये हो गया देखो 5/3। तो यहां रखेंगे बीटा का वैल्यू 5/3। 3 चला गया न्यूमरेटर में, तो ये हो गया 3/5 जी साइन थीटा। इसके बाद रोलिंग एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का रोलिंग एक्सेलरेशन तो हो जाएगा जी साइन थीटा अपान बीटा। बीटा का वैल्यू होगा 1 प्लस, और सॉलिड स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5, ये आ गया 7/5। तो यहां पे क्या रखना है, देखो 7/5, 5 चला गया न्यूमरेटर में, तो आ गया 5/7 जी साइन थीटा। बताओ, अब हमने हर बॉडीज का, देखो हर बॉडीज का हमने रोलिंग एक्सेलरेशन बता दिया। अब किसी भी बॉडी का तुम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हो। कभी भी ये डायरेक्ट रटने का प्रयास न करना, क्योंकि एन मौके पे सब भूल जाओगे। मेन कॉन्सेप्ट, मेन फॉर्मूला याद रखना। मेन फॉर्मूला क्या है, जी साइन थीटा अपान बीटा। बस बीटा का वैल्यू रखो, किसी का भी क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो इसको कंप्लीट करो, इस पर थोड़ा क्वेश्चन कराते हैं। कंप्लीट हो गया।
इस पे क्वेश्चन करते हैं। इफ ए ring is rolling down on an inclined plane of inclination 30 डिग्री, 30 डिग्री के इंक्लिनेशन में रोलिंग डाउन कर रहा है, नीचे रोल कर रहा है। देन फाइंड आउट रोलिंग एक्सेलरेशन ऑफ रिंग एट दैट इंक्लाइंड प्लेन। हमारे हिसाब से क्वेश्चन में मन से सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल मन में आ रहा होगा कि हम तुरंत सॉल्व कर देंगे, सॉल्व कर भी लोगे, क्योंकि सब पता है रिंग रोलिंग कर रहा है तो रिंग का जी साइन थीटा अपन बीटा, बीटा रख दो तुरंत आंसर आ गया। अब आसान लग रहा है कि नहीं बताओ? नहीं तो पता चला एक्सेलरेशन नहीं फाइंड कर पाओगे, जी साइन थीटा से सॉल्व कर दोगे, गलत हो जाएगा। रोल कर रहा है, कहीं ना कहीं फॉर्मूले में बीटा इंक्लूड होगा। ये देखो 30 डिग्री दिया है और रोल कर रहा है रिंग, इसे रिंग रोल करते हुए नीचे आ रहा है, ये रिंग है, इसका एक्सेलरेशन बताना है। तो स्लाइडिंग एक्सेलरेशन नहीं बताना है, रोलिंग एक्सेलरेशन बताना है। और रोलिंग एक्सेलरेशन कितना आसान, जी साइन थीटा अपान बीटा, जी साइन थीटा का स्थान पे 30 डिग्री और बीटा का स्थान पे रोलिंग फैक्टर, रिंग का रोलिंग फैक्टर 2 होता है, तो ये आ गया जी अपान 2 और साइन 30 का वैल्यू 1 अपान 2, आंसर आ गया जी अपान 4। यानी इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो जी अपान 2 नहीं, जी अपान 4 होगा। अच्छा, अगर स्लाइडिंग पूछता ना तो जी अपान 2 आता, क्योंकि देखो जी साइन थीटा का वैल्यू आ जाता जी अपान 2। ये पूछ रहा है रोलिंग, तो रोलिंग का आंसर देखो बीटा से डिवाइड हो जा रहा है, तो इसलिए आंसर जी अपान 4 आ जा रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए डिस्क is rolling down an inclined plane of inclination 30 degree, then find out rolling acceleration of the disc। डिस्क का रोलिंग एक्सेलरेशन बताना है at that inclined plane। तो अब ये रिंग जो है ये डिस्क बन गया, देख लो, मतलब समझ सकते हो जितने प्रकार के बॉडीज है जो रोल कर सकते हैं, किसी का भी एक्सेलरेशन तुमसे पूछ सकता है। सबको सॉल्व करने का एक ही फॉर्मूला है, जी साइन थीटा अपान बीटा, यहाँ हो गया साइन 30 और डिस्क का बीटा होता है 1 प्लस डिस्क का मुखौटा, दैट इज ये हो गया कितना 3/2, तो यहाँ पे ये 3/2 आ गया। और यहाँ पे अब क्या करें, जी साइन 30, जो जी को जी रहने दे रहे हैं और साइन 30 का वैल्यू 1/2 रख दे रहे हैं, और 3/2 का 2 चला जाएगा न्यूमरेटर में, अपान 3 यहाँ रह जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा जी अपान 3। देखो बीटा का वैल्यू 3/2 होता है और साइन 30 1/2 होता है, तो हमने क्या किया, जी इंटू 1/2 जो है लिख दिया और 3/2 को हमने 2/3 लिख दिया, 2 से 2 कट के g/3 इसका आंसर आ गया। तो रिंग का एक्सेलरेशन आ गया g/4 और इसका एक्सेलरेशन आ गया g अपान 3। न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हो तो g का वैल्यू रख दो, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। चलो इसको मिटाते हैं और एक क्वेश्चन असाइनमेंट में दिया है उसको सॉल्व करते हैं।
फर्स्ट लेवल का ये है क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट लेवल। The ratio of the acceleration for a solid sphere rolling down an inclined plane of inclination theta without slipping and rolling down the inclined plane without rolling। मतलब एक सॉलिड स्फीयर को वो करा दिया, सॉलिड स्फीयर को इंक्लाइंड प्लेन पे ऐसे रिलीज कर दिया। तो कह रहा है कि उसका दो एक्सेलरेशन का रेशियो बताओ विदाउट स्लिपिंग, मतलब जब रोल करते हुए नीचे आ रहा हो, और स्लिपिंग डाउन विदाउट रोलिंग, यानी रोलिंग एक्सेलरेशन और स्लाइडिंग एक्सेलरेशन का रेशियो पूछ रहा है। और ये क्वेश्चन देख लो ऑलरेडी लिखा भी है, पीएमटी 2014 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो क्वेश्चन नंबर 36 है जिसमें कि नाम लिया है सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर इंक्लाइंड प्लेन पर मोशन कर रहा है, इंक्लाइंड प्लेन पर मोशन कर रहा है, जिसका इंक्लिनेशन थीटा है ये, और ये सॉलिड स्फीयर इस पे इस तरह से रोल करते हुए नीचे आ रहा है। तो कह रहा है कि दो एक्सेलरेशन का रेशियो बताओ। ध्यान से सुनो, कितना अच्छा क्वेश्चन। इस पे देखा जाए तो हम जितने क्वेश्चन करा रहे हैं उस पे सब पे 6 क्वेश्चन सब पे डेवलप होंगे, क्योंकि 6 ऐसे बॉडीज हैं जिनका की बॉडी का रोलिंग हो सकता है। तो रोलिंग डाउन इंक्लाइन प्लेन विदाउट स्लिपिंग, विदाउट स्लिपिंग मतलब प्योर रोलिंग, एंड रोलिंग एंड स्लिपिंग डाउन ऑन द इंक्लाइन प्लेन विदाउट रोलिंग, यानी रोलिंग एक्सेलरेशन और स्लाइडिंग एक्सेलरेशन का रेशियो पूछ रहा है। तो कह रहा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ रोलिंग अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ स्लाइडिंग, इसका क्या पूछ रहा है? रेशियो। ऑप्शन दिया है देख लो 7:5, फिर दे रहा है 5:7, 2:3 और 2:5। तो जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो पहले तो तुम रोलिंग एक्सेलरेशन चलो लिख लो। रोलिंग एक्सेलरेशन अभी पढ़े हो, रोलिंग एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपान बीटा। सोचो, तो ये हो गया जी साइन थीटा। अब चलो लिखता है बीटा का वैल्यू। तो बीटा किसके लिए? सॉलिड स्फीयर के लिए। सॉलिड स्फीयर का बीटा का वैल्यू रखना है, तो इसका बीटा होगा 1 प्लस इसका फेस होगा 2/5, यह आ गया देखो 7/5। तो चलो ये वैल्यू रख दो 7/5, और 5 चला गया न्यूमरेटर में, 5/7, यह आ गया जी साइन थीटा। अब जरा सोचो, ये आ गया बेटा रोलिंग एक्सेलरेशन, और तुमको चाहिए अब स्लाइडिंग एक्सेलरेशन। तो ये जो वैल्यू आया इसमें बताओ क्या जी साइन थीटा स्लाइडिंग एक्सेलरेशन नहीं है? इंक्लाइन प्लेन पर जब कोई बॉडी स्लाइड करता है तो तुम पढ़े हो सेकेंड टॉपिक में, मैकेनिक्स के सेकेंड टॉपिक में, कि जो इंक्लाइन प्लेन पर कोई बॉडी स्लाइड करता है तो उसका एक्सेलरेशन जी साइन थीटा होता है। तो डियर यहीं से क्लियर हो गया, जी साइन थीटा यही है स्लाइडिंग एक्सेलरेशन। इसको यहां इसके नीचे लेते आओ और इसी को कह दो स्लाइडिंग एक्सेलरेशन। तो रोलिंग एक्सेलरेशन अपान स्लाइडिंग एक्सेलरेशन इज इक्वल टू केवल कितना बचा? 5/7 इज इक्वल टू आ गया 5:7। आंसर दिख रहा है, ये आंसर है। लोग कितना अच्छा क्वेश्चन यहां पे डेवलप किया है, तुम खुद ही देखो। स्टूडेंट समझ नहीं पाएगा अरे रोलिंग कैसे फाइंड करें, स्लाइडिंग कैसे फाइंड करें। इसी में देखो स्लाइडिंग नहीं है, क्योंकि रोलिंग एक्सेलरेशन स्लाइडिंग एक्सेलरेशन अपान ही बीटा होता है, और स्लाइडिंग एक्सेलरेशन जी साइन थीटा होता है। इसमें बॉडी केवल स्लाइड करता है, रोल नहीं करता। स्पष्ट लिख रहा है कि रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग एंड स्लाइडिंग विदाउट रोलिंग का एक्सेलरेशन बताओ, रेशियो बताओ। तो ये देखो आ गया 5/7।
ऐसा ही डिस्क के लिए, रिंग के लिए, हॉलो स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर, सबके लिए क्वेश्चन यहाँ इस तरह का डेवलप हो सकता है। एक क्वेश्चन ही पर्याप्त है ऐसे कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इंक्लाइन प्लेन पर बॉडी जब स्लाइड करता है, रोल करता है, रोलिंग, तो बॉटम तक आने में उसको कितना समय लगता है। टाइम टेकन बाय द रोलिंग बॉडीज टू रीच एट बॉटम ऑन द इंक्लाइन प्लेन। तो तुम देखोगे कि सबसे कम समय लगेगा सॉलिड स्फीयर का और सबसे ज्यादा समय लगेगा रिंग का। जिसका बीटा का वैल्यू ज्यादा होगा उसका स्लाइडिंग में, रोलिंग में टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो पता चला कि एग्जाम में दे 3-4 बॉडीज दे दे, उस कहे कि किसका टाइम बताओ कम लग रहा है, किसका ज्यादा लग रहा है। तो डायरेक्ट याद रखो कि इंक्लाइन प्लेन पर जब कई बॉडीज को एक साथ रोल करा दिया जाता है तो सबसे आगे सॉलिड स्फीयर चलता है, सबसे पीछे रिंग चलता है। सॉलिड स्फीयर को बॉटम तक पहुंचने में समय सबसे कम लगता है और रिंग को बॉटम तक पहुंचने में समय सबसे ज्यादा लगता है। हाँ, अब रिंग और हॉलो सिलेंडर का समय एक जैसे लगेगा, डिस्क और सॉलिड सिलेंडर का समय एक लगेगा। तो नेक्स्ट हेडिंग है टाइम टेकन बाय द रोलिंग, टाइम टेकन बाय द रोलिंग बॉडीज टू रीच एट बॉटम of inclined plane। इंक्लाइन प्लेन के बॉटम तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, टाइम फाइंड करना है। लेकिन स्लाइडिंग के लिए नहीं, रोलिंग के लिए। स्लाइडिंग में तो अगर कई बॉडीज को एक साथ स्लाइड करा दो ना, सबका समय एक बराबर लगेगा। लेकिन रोलिंग में क्या है कि किसी की आगे बढ़ने की वेलोसिटी कम होगी, किसी की क्या होगी, ज्यादा होगी। वो डिपेंड करेगा उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर, डिपेंड करेगा उसके रोलिंग फैक्टर पर। तो इसमें इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि बताओ किसका समय कम लगेगा, किसका समय ज्यादा लगेगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो डायग्राम बनाते हैं, टाइम देखते हैं। जो टाइम स्लाइडिंग में लगेगा वही टाइम इसमें लगेगा, बस फॉर्मूले में बीटा इंक्लूड होगा। अब जाहिर है कि भाई रोलिंग कर रहा है तो बीटा तो इंक्लूड होगा ही। तो देख लो, ये हो गया इंक्लाइन प्लेन, इंक्लेशन थीटा, ये हो गया हाइट h, यहां से यहां तक ये लेंथ हो गया l, और बॉडी रोल करते हुए नीचे आ रहा है। ये कोई भी बॉडी हो सकता है जिसका मास m है, रेडियस r है और रोलिंग का देखो सिंबल है। तो इसको यहां से, इस टॉप से बॉटम तक आने में कितना समय लगेगा ये हम लोग को देखना है। टॉप से कहां तक आना है, बॉटम तक इसको आना है। तो टॉप से बॉटम तक आने में कितना टाइम लगेगा ये कॉन्सेप्ट हम लोग को यहाँ पर देखना है। फिर ये भी हम लोग देख लेंगे कि किस बॉडी को बॉटम तक आने में समय ज्यादा लगेगा और किस बॉडी को बॉटम तक आने में समय कम लगेगा। तो बड़ा आसान, जब ये बॉडी नीचे आएगा तो ये इसका कुछ एक्सेलेरेशन बनेगा। लेकिन कौन सा एक्सेलेरेशन बनेगा, रोलिंग एक्सेलेरेशन। और रोलिंग एक्सेलेरेशन जानते हो जी साइन थीटा अपन बीटा। तो तुम लगा दो इक्वेशन s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यस को लिख दो यल, क्योंकि यहां से यहां तक आने में इसको यल चलना पड़ रहा है। तो यल इजकल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और इस बॉडी को u इजकल टू 0 से इसे रिलीज करोगे, इसे छोड़ दोगे, बॉडी से रोल करते हुए नीचे आएगा
तो यहाँ से आ जाएगा यल इज इक्वल टू यू टी का वैल्यू हो जाएगा 0, अब प्लस यहाँ से देखो आ गया हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2l अपान ए, तो यहाँ से आ गया टी इज इक्वल टू रूट ओवर 2l अपान ए, यह आ गया रूट ओवर 2l और ए का वैल्यू होता है जी साइन थीटा अपान बीटा, तो यहाँ से आ गया ये देखो रूट ओवर 2l अपान जी साइन थीटा और ये बीटा चलाएगा न्यूमरेटर में, तो यहाँ बीटा से मल्टीप्लाई हो गया, देख रहे हो। यानी जिस बॉडी का रोलिंग फैक्टर बीटा देखो ज्यादा होगा उस बॉडी को बॉटम तक आने में टाइम भी ज्यादा लगेगा। यानी अलग अलग बॉडीज का सबको पता है कि बीटा अलग अलग होता है। अब ये देख लो, ये आ गया 2l अपान जी साइन थीटा और बीटा का वैल्यू हो गया 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। तो देख रहे हो, जब रोलिंग का टाइम निकालना है, रोलिंग का टाइम, तो देखो बीटा इसमें क्या हो गया, इंक्लूड हो गया। तो यहां से तुमको ये भी कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया, देख लो कि ये जो टाइम लगा, टाइम ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रूट ओवर रोलिंग फैक्टर के बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जिस बॉडी का रोलिंग फैक्टर ज्यादा होगा उस बॉडी को बॉटम तक पहुंचने में समय ज्यादा लगेगा, जिसका बीटा कम होगा उसका टाइम कम लगेगा। तो रोलिंग फैक्टर देखा जाए तो रोलिंग फैक्टर बीटा का वैल्यू सबसे ज्यादा रिंग का होता है, रिंग का रोलिंग फैक्टर 2 होता है 1+1, तो रिंग को बॉटम तक पहुंचने में समय सबसे ज्यादा लगेगा, वो सबसे पीछे रहेगा। और सॉलिड स्फीयर का बीटा सबसे कम होता है, इसलिए सॉलिड स्फीयर आगे आगे चलेगा और फट से बॉटम पे पहुंच जाएगा। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएं, 2 बॉडीज या 3 बॉडीज या 4 बॉडीज दे दे और कहे बताओ कौन बॉटम पे पहले पहुंचेगा, तो देख लो जिसका बीटा ज्यादा होगा वो उसका टाइम ज्यादा लगेगा, जिसका बीटा कम होगा उसका टाइम कम लगेगा। अब जैसे एग्जांपल है, एक साथ सारे बॉडीज को एक ही इंक्लाइन प्लेन पे रोल करा दो, सारे बॉडीज, उसमें डिस्क हो, रिंग हो, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सारे बॉडीज हो। अब देखो किसका टाइम कम लग रहा है, किसका ज्यादा, भी क्लियर हो जाएगा। ये तो क्लियर है कि टाइम टेकन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर रोलिंग फैक्टर बीटा होता है, ये सबको क्लियर है। तो अगर ये बॉडी मान लो रिंग है, तो चलो रिंग, रेशियो, डिस्क, अच्छा रिंग के साथ तुम्हारा हॉलो सिलेंडर भी आ जाएगा। रिंग और हॉलो सिलेंडर का सेम समय लगेगा, इसलिए हम हॉलो सिलेंडर नहीं लिख रहे हैं, सीधे रिंग लिख रहे हैं, डिस्क लिख रहे हैं, और उसके बाद से हॉलो स्फीयर लिख दे रहे हैं। देखो हॉलो स्फीयर, इसके बाद लिख दे रहे हैं सॉलिड स्फीयर। इन चारों का कंपैरिजन कर ले रहे हैं, तभी पता चल जाएगा किसका टाइम कम लग रहा है, किसका ज्यादा लग रहा है। तो कहोगे क्यों हॉलो सिलेंडर के क्यों नहीं बता रहे हैं, सॉलिड सिलेंडर के क्यों नहीं बता रहे हैं? तो रिंग में ही इंक्लूड हो जाएगा हॉलो सिलेंडर और डिस्क में इंक्लूड हो जाएगा सॉलिड सिलेंडर, उन दोनों का समय बराबर लगेगा। तो हो जाएगा रूट ओवर बीटा, देख रहे हो। तो किसका बीटा, तो रिंग का बीटा। तो रिंग का बीटा होगा 1+1, 1 प्लस मुखौटा, डिस्क का होगा 1 प्लस, और डिस्क का मुखौटा होता है 1/2। हॉलो स्फीयर का होगा 1 प्लस 2/3, इसका होगा 1 + 2/5। चलो ये हो गया रूट ओवर 2, 3/2, 5/3 और 7/5।
5, इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट ओवर 2.0 रूट ओवर 1.5 और 5/3 कितना आ जाएगा बेटा? 5/3 हो जाएगा 1.6 ना, 1.6 समथिंग आ जाएगा और ये हो जाएगा 1.4। तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया कि सारे बॉडीज का रोलिंग के समय इंक्लाइन प्लेन के बॉटम तक पहुंचने में जो टाइम का रेशियो होगा, ये देखो रेशियो आ रहा है और तुम इस रेशियो को देखो, सबसे ज्यादा वैल्यू किसका दिख रहा है? देखो 2 दिख रहा है ना, ये 1.5 कम है इससे, तो 2 सबसे ज्यादा है। रिंग का समय सबसे ज्यादा लगेगा। इंक्लाइन प्लेन पे एक साथ रोल करा दो ना, सबसे पीछे रिंग रहेगा। और देखो सबसे कम वैल्यू किसका है? सॉलिड स्फीयर का। देखो सॉलिड स्फीयर का टाइम सबसे कम लग रहा है, मतलब एक साथ सबको रोल करा दो ना तो सबसे आगे आगे चलेगा सॉलिड स्फीयर, सबसे पीछे क्या चलेगा? रिंग। तो रेशियो भी सॉल्व हो गया और किसका टाइम कम लगेगा किसका ज्यादा, ये भी क्लियर हो गया। तो अब यहां से क्या रिजल्ट मिला और लिख दे रहे हैं। ये रिजल्ट डेटा आप लोगों को याद रखना है। क्या? टाइम टेकन फॉर रिंग, रिंग का टाइम टेकन इक्वल टू टाइम टेकन ऑफ hollow सिलेंडर, टाइम टेकन ऑफ hollow सिलेंडर। तो रिंग का टाइम, hollow सिलेंडर का टाइम दोनों बराबर होगा क्योंकि दोनों की मोमेंट से सेम होगा और ये होगा मोर देन टाइम टेकन। तो देखो रिंग से थोड़ा सा कम टाइम देखो इसका है, ये किसका? रिंग से कम टाइम है, नहीं ये वाला है, इसका हॉलो स्फीयर का, हॉलो स्फीयर, क्योंकि 2.0 से कम है 1.6, तो ये हो जाएगा बेटा कौन सा स्फीयर? हॉलो स्फीयर, ये टाइम। और ये होगा ज्यादा किससे? टाइम टेकन ऑफ डिस्क का टाइम। और डिस्क का टाइम किसके बराबर होता है? सॉलिड सिलेंडर। ये बराबर हो जाएगा सॉलिड सिलेंडर। और सबसे कम किसका लगेगा? सॉलिड स्फीयर। देखो ये सबसे कम है, तो ये टाइम टेकन हो जाएगा सॉलिड स्फीयर। तो ये टाइम हो गया मिनिमम और ये टाइम हो गया मैक्सिमम। तो इससे देखा जाए तो बेटा आप लोगों के कई क्वेश्चन सॉल्व हो गए। कौन बॉटम पे पहले पहुंचेगा, कौन बाद में पहुंचेगा, किसका समय बराबर लगेगा, इनके रेशियो क्या होंगे, ये सारे क्वेश्चन देखे जाएं तो यहां से क्या हो गए? सॉल्व हो गए। ये टाइम होगा मिनिमम, सबसे कम समय, और ये टाइम क्या होगा? मैक्सिमम, सबसे ज्यादा समय। अगर एक साथ सारे बॉडीज को रोल करा दिया जाए तो सारे बॉडीज में सबसे आगे चलेगा सॉलिड स्फीयर और सबसे पीछे चलेगा रिंग। ठीक। अब इसमें एक क्वेश्चन तुम फर्स्ट लेवल में देख लो। एक क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछा है, 43 नंबर क्वेश्चन। A disk and a sphere of same radius but different masses roll on the inclined plane on the same altitude and length. Which one of the two object gets the bottom of the plane first? एक डिस्क का नाम लिया है और एक सॉलिड स्फीयर का नाम लिया है। कह रहा है कि दोनों को अगर एक ही इंक्लाइन प्लेन पे एक साथ रोल करा दिया जाए तो उसके बॉटम पे कौन पहले पहुंचेगा। ऑप्शन दे रहा है डिपेंड ऑन देयर मास, फिर दे रहा है डिस्क स्फीयर बोथ रीच एट द सेम टाइम। तो कहां ये मास पे डिपेंड है? ये तो केवल किस पे डिपेंड है? रोलिंग फैक्टर पर। इसलिए इसका आंसर देखो क्या होगा? स्फीयर। स्फीयर जो होगा सबसे पहले बॉटम पे पहुंचेगा और डिस्क क्या पहुंचेगा? बाद में पहुंचेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर देखे जाएं तो चुटकी बजा के क्या हो जाते हैं? सॉल्व हो जाते हैं। तो इस टॉपिक के लास्ट में ये जो रोलिंग वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, ये सबके माइंड में नहीं बैठता है, समझ नहीं पाता है क्या कहना चाह रहा है। लेकिन हमने ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बता दिए कि सारा का सारा कॉन्सेप्ट किस पे गया? रोलिंग फैक्टर बीटा पर गया। अगर बीटा तुम फाइंड कर ले जाओ तो कितना आसानी से तुम क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो। तो ये याद रखना कि बॉडी अगर रोलिंग कर रहा है तो रोलिंग एनर्जी कितना आसान याद करना, 12 mv² इंटू बीटा। बॉटम पे वेलोसिटी √2gh अपॉन बीटा।
इंक्लाइन प्लेन पर रोलिंग एक्सेलरेशन जी साइन थीटा अपान बीटा। इंक्लाइन प्लेन पर रोलिंग के समय लगा हुआ टाइम t रूट ओवर बीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बीटा क्या है? रोलिंग फैक्टर। रोलिंग फैक्टर क्या है? 1 प्लस के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर क्या है? उस बॉडी का मुखौटा, उस बॉडी का चेहरा। तो रोलिंग फैक्टर क्या होगा? 1 प्लस फेस ऑफ दैट बॉडी। कहोगे ये फेस क्या है? तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले फॉर्मूले में जो कोफिशिएंट होता है वही उसका क्या होता है? फेस होता है। जैसे रिंग है तो एम आर स्क्वायर, तो उसका कोफिशिएंट 1 हो गया। हाफ एम आर स्क्वायर का कोफिशिएंट हाफ हो गया। 2/5 एम आर स्क्वायर का मुखौटा यानी चेहरा 2/5 हो गया। तो इस तरह से रोलिंग फैक्टर के हेल्प से बहुत आसानी से इसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और हर वैरायटी के कॉन्सेप्ट इसमें डेवलप होते हैं। ठीक है, तो बेटा आज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये था और बड़ा टॉपिक था। ये जो मैकेनिक्स के जो लास्ट टॉपिक है ना, ये सब बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं। एक एक पॉइंट पढ़ाने में सब टाइम भी लेता है। अब अगला जो टॉपिक होगा बेटा ग्रेविटेशन टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ग्रेविटेशन से खूब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और थोड़ा ग्रेविटेशन भी बड़ा टॉपिक वो भी है। तो अगला टॉपिक हम लोग अगले टाइम पे स्टार्ट करेंगे। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है बेटा, थैंक यू।